दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। अपने पढ़ाई, सेहत और स्टडी का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप अपनी कल कितनी रूटीन आपने फॉलो की है कमेंट बॉक्स में बताएं। सुबह उठते 2 गिलास पानी पिए या नहीं पिए, ये सब चीज़ें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इनको फॉलो करें। डेली एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव रहना, पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना, पढ़े हुए सभी टॉपिक का रिवाइज करना, शाम को समय पर सोना और समय पर उठना, दिन के लास्ट में पूरे दिन का एनालिसिस करना कि आपने कौन सा काम किया और कौन सा नहीं किया। जितनी भी आपकी कमियां निकलती, हर रोज अपनी कमियों को जरूर नोटिस करें और अगले दिन उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ में जितनी भी कमियां हैं या फिर आप खुद जो अपने साथ जो धोखा कर रहे हो, जितनी भी जो काम नहीं कर रहे हो जो आपको सक्सेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उनको दूर करें। अब दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये न्यूज़ एक छूट गई थी, मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, ये न्यूज़ छूट गई थी, तो आज हम इस न्यूज़ का डीपली एनालिसिस करेंगे कि कैसे उन्होंने एक दलित जाति से होते हुए और बिल्कुल भी उस टाइम राइट नहीं थे उनको, फिर भी अपने अधिकारों के लिए लड़े और वो समाज के साथ नहीं, उन्होंने कानून के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजमेंट करवाए। वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जनक भी कहा जाता है। तो इतिहास में बेहद महान और परिवर्तनकारी रहा है उनका योगदान। उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इनके प्रमुख योगदान जो है वो भारतीय संविधान के निर्माता रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय देता, चाहे महिला हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो। इनको न मंदिरों में जाने के हक थे, न ही इनको सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का हक था। तो पानी के लिए भी ये इन्होंने संघर्ष किया। जब ये खुद स्कूल में पढ़ते थे तो इनको भी पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, यानी जो सबका उस टाइम मटके रखे होते थे स्कूलों में, तो इनको सब जो लोग स्वर्ण जाति के लोग पानी पीते थे, जहाँ पे बच्चे पानी पीते थे, उस मटके से ये पानी नहीं पी सकते थे। इनके लिए अलग से मटका होता था या फिर चपड़ासी होता था इनको पानी पिलाने के लिए। अगर जिस दिन चपड़ासी नहीं आता था उस दिन ये पानी नहीं पी सकते थे, यानी नो पीएन नो वाटर। जब ये जॉब लग गए थे, अच्छी ऑफिसर की पोस्ट पे थे, तब भी इनके लिए ऑफिस में अलग से मटका रखा हुआ होता था। तो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज सामाजिक समानता के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के जितने भी कानून बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का है उनमें। इन्होंने छुआछूत को, जाति भेद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, यानी जब तक ये जिए थे तब तक इन्होंने संघर्ष किया। और लास्ट में इनको हिंदू धर्म के अंदर इनके राइट्स जब नहीं मिले तो इन्होंने हार मान ली और इन्होंने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करूँगा। उसके लिए इन्होंने सभी जितने भी रिलीजन हैं उनके ऊपर इन्होंने गहन स्टडी की और उसके बाद गहन स्टडी करने के बाद इन्होंने लास्ट में जैन धर्म को फॉलो किया था। दलितों और पिछड़े वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने की उनकी अहम भूमिका रही है। शिक्षा का प्रचार इन्होंने किया। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आप शिक्षित बनोगे तो ही आप अपने अधिकारों के लिए अवेयर होंगे। आज भी यही हर इंसान के लिए ये बात लागू होती है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप अपने बहुत सारे राइट्स जानते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, चाहे फैमिली के अंदर हो चाहे या बाहर बाहर किसी भी जगह हो। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, यही इनका मुख्य ध्येय था। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार बताया था। कानून और अधिकारों की रक्षा की। इनको संविधान का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके अधिकारों की, उनकी समानता और शिक्षा के काफ़ी सारे राइट उनको दिलाए थे। और उनके साथ थे न्यायिक समानता, चाहे सामाजिक समानता, हर जगह उनकी समानता की बात की थी। उन्होंने मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया हर नागरिक को, ताकि बराबरी मिल सके। उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को सामाजिक बराबरी के लिए प्रेरित किया था। ये लेखक और विचारक भी रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और एक महान विचारक थे। तो इनकी बुक द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा रहा। आज़ादी के बाद उन्हें भारत की पहली सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। मंत्रिमंडल में पद दिया गया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं।
अब हम जानेंगे कि इनको किन किन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुख्य रूप से संविधान निर्माता से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे पहले संविधान प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इन्हें इस समिति का काम था कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना, इसके अलावा सभी कानूनों और अधिकारों को व्यक्त करना था। उनकी अध्यक्षता ही भारतीय संविधान तैयार हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी कि हालांकि वे हर समिति के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन महत्वपूर्ण समितियों में उनके काफी सारे बड़े रोल रहे हैं और चर्चाओं में जो डिबेट होती थी उनमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से जुड़े सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को इन्होंने मजबूत किया। दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मंत्रिमंडल में सबसे अहम जिम्मेदारी संविधान बनाने की प्रक्रिया का नेतृत्व करना दी गई थी। उनकी अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही भारत को एक मजबूत और लोकतांत्रिक संविधान दिया था। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों अब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन हम अभी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? संघीय समिति के, प्रारूप समिति के, वित्त समिति के या मौलिक अधिकार समिति के? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। नंबर 2 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंबेडकर का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो आप इसमें से सही आंसर दे सकते हैं कौन सा उनका सही ग्रंथ था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आप इसका आंसर पढ़ के दे सकते हैं अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी तो चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन। तो ये महाड़ सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसमें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंबेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्हें पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, वे कांग्रेस के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये सही है। वे कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, ये भी सही है। सॉरी, इसका उत्तर है 1 सही। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी मेंस के अंदर आते हैं। तो यूपीएससी मेंस के अंदर जो आने वाला क्वेश्चन है वो भीमराव जी अंबेडकर को सामाजिक न्याय के विचारों का भारतीय संविधान में कैसे प्रतिबिंब हुआ? इसका आंसर आप 250 शब्दों में लिख के कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो आपस में क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। तो आप भी वहाँ पे अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं जो यूपीएससी मेंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो अंबेडकर के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था की आलोचना का विश्लेषण कीजिए। आप इसका आंसर 250 शब्दों में दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूना पैक्ट का महत्व और उसके प्रभाव की चर्चा करें। नंबर 4 जो क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में सामाजिक सुधार के संदर्भ में अंतर स्पष्ट करें। भारतीय संविधान निर्माण में भीमराव जी अंबेडकर की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आंसर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं और आप अच्छे से अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हर रोज एक क्वेश्चन आंसर आप मेंस जीएस में आने वाला एक क्वेश्चन हर रोज लिखिए। राइटिंग प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से ही करें। अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है तो बच्चों ध्यान रखिए कि कोई भी अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, सब यहीं पे तैयारी करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे एक दूसरे के आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अपनी कमियों को निकालने में भी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पनामा और हॉर्मोन्स
कहाँ लगता है, इसके ऊपर टोल टैक्स लगता है या नहीं लगता है। तो इसके हम ट्रिक्स भी यहाँ पे याद करेंगे, जिससे आपको ये एग्जाम में इजीली याद रह सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो पनामा नहर कहाँ पे है, ये कितनी लंबी है, इसके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता है, हॉर्मुज जल मरुमंडल कहाँ पे है। तो अभी हॉर्मुज जल मरुमंडल न्यूज के अंदर चल रहा है। ईरान इजराइल और अमेरिका के वॉर की वजह से काफ़ी न्यूज में रहा है रिसेंटली। तो सबसे पहले हम इसका मैप देखते हैं। तो जो पनामा नहर है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है और ये 2 ओशन के बीच में आती है। दोस्तों ये चीज़ आप मैप को तो बड़ी अपनी उंगलियों पे याद रखें, हर एक चीज़ को माइंड में बिठा लें मैप को। और आप एक मैप खरीद सकते हैं जिससे आप हर रोज़ डेली 1 या 2 कंट्री या फिर कोई भी लोकेशन, आप हर लोकेशन को अपने माइंड में बिठा ले, आपको इससे एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो जो पनामा नहर है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आता है और ये पनामा देश के अंदर है। और जो इसकी लेंथ है वो 8000 किलोमीटर है, 8000 किलोमीटर नॉर्थ अमेरिका का जो ये रास्ता है व्यापार का ये है। और इधर से 21000 किलोमीटर साउथ अमेरिका की साइड से, और इधर जो व्यापार का पूरा पार्ट है ये है। तो अगर इधर से घूम कर जाते हैं व्यापार करने के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या किया, ये पनामा नहर को विकसित किया था, जिसकी वजह से व्यापार क्या हो सके, आसान हो सके। अब ये दोस्तों आप इसकी फोटो देख सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकली समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। आप कमेंट करके बताएं कि किन किन देशों के बीच में आता है। पनामा नहर में टोल किसी प्लाजा पर नहीं लगाया जाता, वहां पे टोल नहीं लगता, वो इन सबके लिए खुली है। बल्कि जब भी कोई जहाज नहर में प्रवेश करता है, यानी नहर में प्रवेश करता है, तब वहां पे लगता है। उसे पनामा कैनल अथॉरिटी यानी पीसीपी को शुल्क देना होता है। अब आप दोस्तों इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि टोल कैसे तय होता है इसका। तो टोल जो निर्धारित करते हैं वो जहाज का जो आकार होता है उसको लेकर, उसका साइज यानी आकार, शेप, और जो माल होता है उसके अंदर कार्गो जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उसका टैक्स निर्धारित किया जाता है। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ शिप, कौन कौन से टिप्स। तो बड़े कंटेनर के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है, लाखों डॉलर तक की शुल्क लग सकता है। यूपीएससी की जो की पॉइंट है इसमें आर्टिफिशियल कैनल है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये मानव की बनाई हुई है, आर्टिफिशियल है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगता है। बॉल बेस्ड पैसेज, शॉर्टकट बिटवीन 2 ओशन, 2 ओशन के बीच में पड़ती है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से ओशन के बीच में पड़ती है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है पहले, तो मैंने आपको बताया है कि इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि कौन कौन से ओशन के बीच में पड़ती है ये। हार्मोन जल मरुमध्य यानी स्टेट ऑफ हार्मोन कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है ये, तो ये ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है। और कंटेंट्स जो पेरिस गल्फ और अरबियन सी के बीच में पड़ता है, यानी 2 इसमें सी है, पर्शियन गल्फ और अरबियन सी। और ईरान और ओमान ये दोनों क्या है, इसके कंट्री है, और ये कौन से समुद्र है। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा वेयर टोल्स इज चार्ज्ड, टोल कहाँ पर लगता है, तो यहाँ कोई टोल टैक्स नहीं लगता, कोई अथॉरिटी जहाजों से शुल्क नहीं लेती है। तो इसके लिए यूपीएससी के जो की पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर यहाँ से ग्लोबल सप्लाई चेन का जो ऑयल है वो 20 से 30% जो ऑयल सप्लाई होता है वो इसी हॉर्मोन जलमरुमंडल से होता है। इसके अलावा इस पे नो टोल टैक्स, कोई टोल टैक्स इस पे नहीं लगता है। अब हम जानेंगे कि यूपीएससी के लिए आपको याद रखने की जो टिप्स है, यानी आप टिप्स के माध्यम से इसको उंगलियों पे याद कर सकते हैं। और आपने एक बार इस टिप्स को याद रख लिया तो आप जिंदगी भर इस न्यूज को नहीं भूल पाओगे। तो पनामा से पे और हार्मोन्स यानी फ्री। पनामा है वो पी से, पनामा और पी से ही पे। तो पनामा के अंदर टैक्स नहीं लगता, वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सॉरी लगता है, यानी पनामा जहाज के अंदर पे लगता है, और हार्मोन्स के अंदर हार्मोन्स है वो फ्री है, तो यहाँ पे नहीं लगता, और वहाँ पनामा के अंदर लगता है।
इसके अलावा यूपीएससी के दृष्टिकोण से इसे संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत ढांचे से भी समझना जरूरी है। इसका जो संवैधानिक आधार है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि भारत के संविधान में टोल टैक्स सीधे टोल शब्द से नहीं बल्कि कराधान और सड़क निर्माण से संबंधित प्रावधानों से जुड़ा है। अब हम भारत में जो इससे संबंधित रूल रेगुलेशन है कि टोल टैक्स कैसे लिया जाता है, टोल टैक्स लेने के क्या रूल है, कौन से संविधान है, इन सब के डिस्कशन हम करेंगे। तो 7वीं सूची के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि टोल टैक्स से संबंधित जो नियम है वो 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्य के अधिकार तय करती है। एंड टोल टैक्स लेने के अधिकार वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो नंबर 1 की यूनियन लिस्ट में आता है सूची 1 के अंदर। जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं और इसे केंद्र सरकार इन पर टैक्स लगाती है। नंबर 2 जो राज्य सड़कें होती हैं, पुल घाट, उनके ऊपर जो टैक्स लगाता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर होती हैं ये, और राज्य सरकारें अपने स्तर पर टोल या फीस लगा सकते हैं। अनुच्छेद 265 के अंदर आते हैं ये। कोई भी कर बिना विधि के प्राधिकरण के नहीं लगाया जा सकता, यानी टोल टैक्स भी तभी लगेगा जब उसके लिए कानून बना हो। अनुच्छेद 301 के अंदर पूरे भारत में व्यापार और आवागमन की स्वतंत्रता है। टोल टैक्स इस स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए। इसलिए रीजनेबल फीस होनी चाहिए, न कि मनमाना कर सरकार को नहीं लगाना चाहिए, जिससे व्यापार और आवागमन सस्ता हो सके और हर नागरिक के लिए सुलभ हो। कानूनी जो ढांचा है, इसका कानूनी लीगल फ्रेमवर्क है, वो मुख्य रूप से नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के अंदर बना था। इसके अलावा नेशनल हाईवेज फी रूल्स 2008 में बने थे। इन नियमों के तहत टोल दरें तय होती हैं और छूट तय होती है। वसूली का तरीका निर्धारित होता है, यानी कितना टोल टैक्स लगेगा, कितनी छूट मिलेगी और किस तरीके से टोल टैक्स को वसूला जाएगा, ये सब चीजें इसके अंदर निर्धारित होती हैं। इसके अलावा जो संस्थागत ढांचा, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, वो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल के ऊपर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH, इसको दोस्तों आप अच्छे से याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। नीति बनाता है, टोल नियम तय करता है, राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करता है। MORTH का जो काम होता है वो नीति बनाना होता है कि टोल टैक्स से संबंधित कैसी नीतियां होंगी, टोल के नियम तय करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो भी टूट फूट या हानि होती है उसकी निगरानी करता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो कार्य होता है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, संचालन करना और रखरखाव करना होता है। टोल प्लाजा का प्रबंधन डायरेक्ट या PPP मॉडल के माध्यम से किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह विशेषकर पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करता है। स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस पे काम करता है। राज्य की सड़कों का निर्माण और रखरखाव, राज्य में टोल टैक्स लागू करना। इसके अलावा स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC, इसका जो कार्य है वो टोल वसूली के मॉडल, BOT ब्लड ऑपरेटर ट्रांसफर, निजी कंपनी सड़क बनाती है, कुछ वर्षों तक टोल वसूलती है। HAM जो हाइब्रिड अथॉरिटी ऑफ मॉडल होता है, ये सरकार और निजी दोनों पर, यानी दोनों सरकार भी कर सकती है और इस पर निजी दोनों निवेश कर सकते हैं। इसमें टोल सरकार के पास होता है, यानी निवेश कोई भी कर सकता है, सरकार भी और निजी भी, लेकिन टोल टैक्स होता है वो सरकार के पास होता है। EPC मॉडल इस पे होता है, सरकार पूरा खर्च करती है और टोल भी सरकार ही लेती है, यानी इसमें जो मेन जो रोल होता है वो गवर्नमेंट को होता है। इसके अलावा फास्टैग जो नीति होती है उसके लिए भी RFID आधारित सिस्टम लागू किया गया है। बिना रुके टोल का भुगतान होता है। इससे सड़क के ऊपर जो जाम लग जाता है या बड़े बड़े सिटी के अंदर आपने देखा है कि काफ़ी घंटों तक जाम लगा रहता है, जिससे कर्मचारी या फिर कोई बीमार व्यक्ति टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, कर्मचारी टाइम पे ऑफिस में नहीं पहुंच पाते, या फिर अन्य जो यात्री होते हैं हर जगह अपने टाइम पर नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से संसाधनों की और टाइम की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो फास्टैग से क्या हुआ है, भारत में बहुत बड़ा चेंजमेंट आया। इससे एक तो जाम से बचा जा सकता है, एक
कोई भी व्यक्ति जल्दी अपने काम पे जा सकता है, तो इससे संसाधनों की और टाइम की बचत होती है। अनिवार्य कर दिया, यानी फास्टैग आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। टोल टैक्स का प्रमुख जो नियम होता है कि रूल्स होते हैं कि एक ही रोड पर 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। 60 किलोमीटर तक एक टोल प्लाजा होगा। लोकल वाहनों यानी जो आसपास के जो वाहन होते हैं उनको छूट मिलेगी। वीआईपी सरकारी वाहनों को भी छूट मिलेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर की जो गाड़ी जा रही है वहाँ से, तो उसको छूट मिलेगी। इसके अलावा टोल तभी जब सड़क 4 लेन या उससे बेहतर हो आमतौर पर, तो तभी टोल टैक्स लिया जाता है। या तो सड़क 4 लेन हो या उससे भी अच्छी हो, तब ये टोल टैक्स लेते हैं, वरना नहीं लेते। टोल टैक्स वीएस फी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि यूपीएससी में कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी न्यूज़ रह गई, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में टोल टैक्स लागू है। संविधान के तहत आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग राज्य और केंद्र दोनों लगा सकते हैं। कानूनी नियमों द्वारा ये नियंत्रित होता है। एनएचएआई और एमओआरटीएच जैसी संस्थाएं प्रशासन करती हैं। पीपीपी मॉडल और फास्टैग से आधुनिक बनाया गया है इसको। तो ये की पॉइंट है, इनको आप अपने माइंड में बिठा लें अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। भारत में टोल टैक्स आसान ट्रिक्स के माध्यम से आप इनको समझेंगे। बेसिक कानून याद रखने की जो ट्रिक है वो एनएचपीपी और फास्टैग। एनएच नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंदर आया था, तो इसको आप एनएच यानी एनएच नेशनल हाईवे एक्ट 1950 से। पीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पीपीपी मॉडल है। फास्टैग है ये फास्टैग FAST फास्टैग सिस्टम। मतलब भारत में टोल एनएच एक्ट प्लस पीपीपी प्लस फास्टैग, इस सूत्र को आप अपने दिमाग में बिठा लें। आप कभी भी इस न्यूज़ को यानी इस जानकारी को नहीं भूल पाएंगे। नंबर 2, आप संस्थाएं याद करने का जो ट्रिक्स है वो NHAI और MORTH। ये इसमें NHAI की जो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और MORTH की फुल फॉर्म है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें, और जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिट होगा। प्राइवेट कंपनी होती है इसमें, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो सरकार बनाती है और NHAI संभालता है और प्राइवेट चलाता है। फास्टैग याद रखने का जो ट्रिक है वो FRID बिना रुके टोल फेड, फास्टैग यूज फ्रीड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्ट बैंक डेडिकेशन। ट्रिक इसका नो स्टॉप ओनली स्कैन। अब दोस्तों ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और आपको पीपीटी जो मिलेगी, PDF जो मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में होगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में होगी। आप इसको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप हाईवे पर जा रहे हो और NHAI रोड बना रहा, फास्टैग से पैसे कट रहे हैं, ये ट्रिक्स हैं, आप इसको याद रख सकते हैं इन ट्रिक्स को। तो मैं मेरी हर वीडियो में आपके लिए आसान से आसान ट्रिक्स लाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अच्छे से याद रख सके, अपने माइंड में बिठा सके। अब दोस्तों न्यूज़ है, दिल्ली में EV पॉलिसी 2.0 लागू की गई है, और इससे पेट्रोल बाइक बंद हो चुकी हैं। यानी पूरी तरह से तो बंद नहीं हुई है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इनको पूरी तरह से बंद किया जाए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड एरिया वो दिल्ली NCR है। औद्योगिकरण इस एरिया में काफ़ी है। इसके अलावा जो पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे जो गेहूं और धान की जो फसल की जाती है, तो जब ये फसल कटाई का मौसम होता है, यहाँ पे जो पराली काफ़ी मात्रा में जलाई जाती है, इससे भी सर्दियों के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन हो जाता है। तो दूसरी कंट्रैक्ट निर्माण कार्यों की वजह से, इसके अलावा यहाँ पे जो भी परिवहन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार काफ़ी सारी नीतियाँ भी लाती है। तो हम डिस्कशन करेंगे कि मोटर व्हीकल जो नीति है 2.0, EV पॉलिसी 2.0 यहाँ पे जो लागू हुई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट जो था 1988 के अंदर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान
FAME इंडिया स्कीम, ये जो सभी स्कीम है ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी अपना रोल अदा करती हैं। तो ये सभी EV अडोप्शन को सपोर्ट करते हैं। स्टेट लेवल जो अथॉरिटी होती हैं इसमें दिल्ली गवर्नमेंट है जो इसको और करती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा डिस्कॉम है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिजली की जो सप्लाई करती है। पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है, मेन एम है, वो पोल्यूशन को कम करना, यानी पोल्यूशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को घटाना है, क्लीन मोबिलिटी प्रमोट करना है। यूपीएससी के लिए जो इसमें सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन है ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या पेट्रोल बाइक बंद हो गई हैं? नहीं, पूरी तरह से बैन नहीं हुई है, फेज वाइज रिडक्शन इसका होगा। इसके अलावा नई पेट्रोल बाइक है वो रजिस्ट्रेशन कम करना, यानी पेट्रोल बाइकों का रजिस्ट्रेशन आप कम कर दोगे, महंगा कर दोगे, तो लोग क्या करेंगे, उसके प्रति उससे दूरी बनाने लगेंगे और वो कम से कम चीज़ें खरीदेंगे। डिलीवरी और कमर्शियल व्हीकल्स में EV अनिवार्य करना। इसके अलावा गवर्नमेंट फ्लैट को EV में कन्वर्ट करना। कंक्लूजन इसका यह निकलता है कि पॉलिसी है वो पूरी तरह से बैन नहीं लगाती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है और जो पुरानी पेट्रोल की बाइक हैं उनको कम खरीदने के लिए उनको प्रेरित करती है। बल्कि इसमें पॉलिसी का जो मुख्य फीचर्स होते हैं वो इंसेंटिव्स हैं। EV खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी आपको, रोड टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा यानी छूट मिलेगी, रजिस्ट्रेशन फीस में आपको छूट मिलेगी। तो इससे क्या होगा, लोगों में प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदें। होम चार्ज सपोर्ट मिलेगा आपको, इससे आप अपनी जो बाइक है वो घर पे आप चार्ज कर सकते हैं, घर पे आपके चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को हटाया जाएगा। एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन इससे कम होगा। दिल्ली में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आज के दिन लाखों लोग दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से हर साल मर जाते हैं। अगर आप भारत के किसी दूसरे एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एज दिल्ली में रहने वाले लोगों की कंपेयर में 10 साल ज़्यादा होगी, लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको जल्दी ही बहुत सारी बीमारियाँ भी लग सकती। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी खान पान अच्छा कर लें, लेकिन वहाँ की एयर इतनी पॉल्यूटेड है कि आपको जल्दी आप बीमारी की जद में आ सकते हैं। कार्बन एमिशन को कम करना, नॉइज पोल्यूशन को कम करना, ये सब हमारे एम है। एग्जाम्पल, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, तो EV पॉलिसी इज क्रिटिकल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसके काफ़ी है। EV इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, यानी EV इससे क्या होगा, EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है उनको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और लोग राजस्व में भी वृद्धि होगी, सरकार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे जॉब क्रिएशन में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इम्पोर्ट ऑयल यानी ऑयल हम खाड़ी देशों से या अन्य देशों से मंगवाते हैं उसको भी कम करने में हेल्प मिलेगी। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं यानी चुनौतियां हैं। तो चार्जिंग स्टेशन की कमी है, एक तो हमारे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ है, जिसकी वजह से हर इंसान अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद लेता है तो उसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। इसमें निवेश करने की सरकार और जो निजी कंपनियां हैं उनको इसमें निवेश करने की काफ़ी ज़रूरत है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा सिस्टम तैयार किया जा सकेगा, जिसकी वजह से ये आने वाली पीढ़ियों को आसानी भी होगी। और इसके अलावा बैटरी कॉस्ट हाई है, इसकी बैटरी कॉस्ट काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से हर इंसान के लिए खरीदना आसान नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो वो भी सप्लाई चेन हमें बढ़ानी होगी। बैटरी डिस्पोजल, ई वेस्ट, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है आज के दिन देश में कि ई वेस्ट करने का जो तरीका है बहुत कम ई वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ई वेस्ट है काफ़ी सालों तक ये क्या होता है मिट्टी में, यानी इसका डिस्पोजल नहीं होता है। वे फॉरवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी यूज, बैटरी रिसाइकलिंग पॉलिसी, इसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस करना होगा, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको सख्ती से लागू करना होगा। दोस्तों अब हम कुछ ट्रिक्स से इनके जो कानून हैं और इससे संबंधित जितने भी मेन पॉइंट हैं उनको हम ट्रिक्स से याद करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2013 के अंदर
NEMMP लाया गया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2013 के अंदर आया था। 2015 के अंदर फेम 1 आया था और उसके 4 साल बाद 2019 में फेम 2 आया था। 2023 में स्टेट EV पॉलिसीज आई थी दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर। तो इससे को याद करने का जो ट्रिक है वो 13, फिर 15 और फिर 19, यानी 13 के बीच EV का जो इवोल्यूशन है। इसके अलावा जो कीवर्ड मैपिंग टेक्निक से आपको याद रख सकते हैं। हर कानून को 2 या 3 कीवर्ड से जोड़े, इससे आपको याद करने में इजी रहेगी। एग्जाम में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि काफ़ी पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम में वो चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं मेरी वीडियो में आपको हर न्यूज ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी, जिससे आप कन्फ्यूजन तो भूल ही जाना, कभी भी आपको लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा स्टडी को लेके। तो फेम 2 जो सब्सिडी देती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई बस को, इसके अलावा बैटरी रूल्स, रिसाइकलिंग, ई वेस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोटर व्हीकल एक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन करवाता है और सेफ्टी नॉर्म्स लेके आता है। इसके अलावा आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ है UPSC प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आ सकते हैं, वो भी आप याद करें। तो ये मोस्ट इफेक्टिव ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तहत आता है। एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लो मोटर व्हीकल एक्ट, वैल्यू मेमोरी ज़्यादा देर तक रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन लिंक इसका है जो UPSC का फेवरेट पॉइंट है। तो EV लॉ और को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ो। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू क्लीन एनवायरमेंट आता है। आर्टिकल 48A के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन DPSP आता है और आर्टिकल 51A सबक्लोज G के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी आती है। तो UPSC मेंस में आंसर इनरिच हो जाएगा इससे अगर आप याद करेंगे। तो करंट अफेयर आपका इंटीग्रेशन होगा। EV पॉलिसी स्टैटिस्टिक नहीं है, इसे करंट अफेयर से जोड़ा जाता है। EV सब्सिडीज, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, स्टेट EV पॉलिसीज, दिल्ली EV पॉलिसीज। रोज आप न्यूज़पेपर में EV न्यूज अंडरलाइन करो। और अगली न्यूज है दोस्तों, यूपी के मजदूरों को बहुत बड़ी राहत मिली है। नोएडा में मजदूरों की सैलरी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि न्यूज में यूपी नोएडा के अंदर मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे मजदूरों की मांग है, एक तो उनके जो काम के घंटे हैं वो निर्धारित हो चुके हैं, हमारे फंडामेंटल की उनकी मजदूरी बढ़ाओ। एक तो उनकी मजदूरी बढ़ाओ, नंबर सेकंड जब उनको प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। महिलाओं में अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो उन 3 दिन उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और उस टाइम उनको सैलरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मजदूरों के प्रोटेस्ट के जो कारण है, वेतन और मजदूरी से जुड़ी समस्याएं हैं। न्यूनतम मजदूरी का पालन वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारा संविधान भी हमें न्यूनतम मजदूरी का अधिकार देता है लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। समय पर वेतन भुगतान नहीं होता। जो फैक्ट्री जो मालिक हैं वो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो ठेका प्रथा है उसमें स्थायी नौकरी की कमी है। इससे क्या होता है, लोगों में अपने करियर को लेकर सुरक्षा का भाव नहीं होता और उनमें सामाजिक सुरक्षा की भी कमी होती है। इससे ठेका कर्मचारियों का कम वेतन और कम सुरक्षा। श्रम कानूनों में बदलाव, नए श्रम कोड को लेकर भी असंतोष है। तो मजदूरों को लगता है कि उनके अधिकार कम हो रहे हैं, काम की जो स्थिति है वो सही नहीं है। वहाँ पे एनवायरमेंटल या स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। लंबी कार्य जो अवधि होती है, लॉन्ग वर्किंग हॉर्स होते हैं, वो भी एक समस्या है कि मजदूरों से काफ़ी घंटों तक काम लिया जाता है और उसके बदले में उनको पेमेंट कम दी जाती है। और अगर वो किसी कारण से किसी दिन छुट्टी भी ले लेते हैं तो उस दिन उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस होता है। अगर वो बीमार हो जाते हैं, गरीब लोग होते हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको उस दिन उनकी पेमेंट नहीं दी जाती, जिससे उनके काफ़ी सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उस दिन पैसे न मिलने की वजह से भी उनके घर में आर्थिक तंगी को बढ़ावा मिलता है। तो सुरक्षा उपकरणों की कमी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। अगर कोई भी वहाँ पर दुर्घटना हो जाती है तो न तो उनको बीमा कंपनियाँ उनको पैसे देती हैं बीमे के, और न ही जो जहाँ पे वे काम करते हैं वहाँ पे उनको कोई किसी तरह की सुविधा मिलती है। इससे PF और ESI जैसी सुविधा का लाभ भी नहीं मिलता है। इसके अलावा
स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा कमजोर होता है। बेरोजगारी और अस्थिरता इससे बढ़ती है। उद्योगों में रोजगार की कमी, आर्थिक मंदी का प्रभाव। यूनियन की मांगे है कि ट्रेड यूनियन अधिकारों की मांग है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो। ये उन्हें जो हमारा फंडामेंटल राइट है 19, इसमें हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा लेबर प्रोटेस्ट इन उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। भारत में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए जिन्हें सामूहिक रूप से श्रम कानून कहा जाता है। हाल के वर्षों में इन्हें 4 बड़े लेबर कोड्स में समेकित किया गया है, यानी जितने भी कानून थे उनको 4 कोड्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। प्रमुख श्रम संहिता बनाई गई है। नंबर 1, इसका जो पहला जो कोड है वो कोड ऑन वेजेज 2019 है। न्यूनतम इसके अंदर जो बातें हैं वो है न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना। इस कानून के अनुसार कोड ऑफ वेज के अकॉर्डिंग न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई। समान काम के लिए समान वेतन। हमारे देश के अंदर क्या होता है, जेंट्स को ज़्यादा उनके काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की जगह महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं तो उनको समान वेतन नहीं दिया जाता। तो इस कोड के अकॉर्डिंग महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो काम के लिए उन्हें समान वेतन मिलेगा। एक काम के लिए उनको दोनों को समान वेतन मिलेगा। और समय पर भुगतान नहीं किया जाता था। कंपनी, फैक्ट्री होती है या फिर कोई भी संस्थान होती है, वो अपने कर्मचारियों को अगर समय पर भुगतान नहीं करती है तो उसको भी इस कोड के अकॉर्डिंग लाया गया। तो हर संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वे समय पे भुगतान करे पैसों का। नंबर 2, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये 2020 के अंदर लाया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन का नियमन किया गया था। इसके अलावा हड़ताल और लॉकआउट के नियम बनाए गए थे। इसके अकॉर्डिंग विवादों का डिस्प्यूट रिसोल्यूशन करने के लिए भी इसमें नियम बनाए थे। नंबर 3 जो रूल है वो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 लाया गया था। इस पे कार्यस्थल पर सुरक्षा होगी। कोई आग लग जाती है या बिल्डिंग गिर जाती है, किसी तरह की गैस का रिसाव हो जाता है या फिर कोई भी ब्लास्ट हो जाता है, तो इससे संबंधित वहाँ पे सेफ्टी जो उपकरण होते हैं वो इस कानून के अकॉर्डिंग वहाँ पे लाए गए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर कर्मचारी बीमार हो जाता है या फिर अन्य मजदूर बीमार हो जाता है, अन्य स्वास्थ्य संबंधित उसको बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए भी इसमें नियम लाए गए थे। काम के घंटे और शर्त इसमें निर्धारित की गई थी। नंबर 4, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर लाया गया था। इसमें पीएफ और ईएसआई, पेंशन, मातृत्व और लाभ जैसी सुविधाएं इसमें दी गई थी। असंगठित क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा के मानक निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा इसमें गिग वर्कर को भी शामिल किया गया था। पुराने प्रमुख जो कानून है अब जो कोड में शामिल है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गिग वर्कर्स में कौन कौन से कर्मचारी शामिल होते हैं। और इसमें पुराने प्रमुख जो कानून थे अब जो कोड में शामिल हो चुके हैं वो मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ये सारे कानून हैं इन कोड में शामिल कर दिया। इसका जो मेन उद्देश्य है वो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें समाज में सुरक्षा प्रदान करना, औद्योगिक शांति बनाए रखना, वहाँ पे किसी तरह के प्रोटेस्ट न हो। आए दिन हम भारत में देखते हैं न किसी उद्योग में या कर्मचारी या मजदूर प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे काम के घंटे, जो काम करने की जो क्षमता होती है भारत में वो भी निर्धारित कम होती है। इसके अलावा जो वहाँ पे उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है और उसका वर्क होता है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा देश के अंदर जो संचार व्यवस्था है वो भी बाधित होती है और देश में जो इनको नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी बर्डन बढ़ता है, जैसे पुलिस है या फिर अन्य जो कानून उनके ऊपर काफ़ी, आज देश में काफ़ी सारी समस्याएं और भी हैं, तो उनसे ध्यान हटाकर इन पे ध्यान दिया जाता है, तो जिससे काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो भी प्रभावित होते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। आर्थिक विकास को अगर शांति से वहाँ पे काम होगा उद्योगों में तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, देश में उत्पादन ज़्यादा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को अपनी जॉब के प्रति, अपनी संस्थाओं के प्रति विश्वास होगा, शिष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसमें नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की उत्पादन क्षमता और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिंग ऑफ फायर।
रिंग ऑफ फायर क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, तो ये एक भूकंप का जोन है। ये यहाँ पे गोल गोल दे रखा है, जितने भी देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया है, इन देशों के बीच में ये आता है, जापान वगैरह सारे कंट्री, इनके बीच में रिंग ऑफ फायर बनती है। तो आप मैप में इसे देख सकते हैं, इसके अंदर पैसिफिक ओशियन में स्थित है और इक्वेटर को भी ये ज्वाइन करता है, भूमध्य रेखा को भी ये अपने अंदर ही समेट लेता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो भूकंप होते हैं वो आते हैं, वो इसी एरिया के अंदर आते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से देख लें इसको। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। ये क्षेत्र ज्वालामुखियों और भूकंपों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसके अलावा 90% जो भूकंप होते हैं वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र प्लेट विवर्तनिकी प्लेट से जुड़ा है, यानी पीटी से जुड़ा है। पीटी से आप याद रखें, प्लेट विवर्तनिकी आप इसे प्लेट टेक्टोनिक पॉइंट से आपको टिक्स से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके जो बनने के जो मुख्य कारण है, रिंग ऑफ फायर का निर्माण मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव जब होता है तो आपस में भूकंप आता है, वो जो परत नीचे धरती इधर इधर खिसकती है तो ज्वालामुखी बनते हैं और भूकंप आता है। सबडक्शन प्रक्रिया होती है, एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। सबडक्शन प्रक्रिया क्या होता है, सबडक्शन प्रक्रिया के अंदर प्लेट होता है, एक इधर प्लेट होती है इधर। तो पृथ्वी जो हमारी होती है वो लेयर से बनकर मिली होती, प्लेटों से मिलकर बनती है। तो ये प्लेट इधर से खिसकी इधर एक दूसरी के जब नीचे ऊपर आती हैं तो इसे सबडक्शन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया की वजह से क्या होता है, भूकंप वगैरह और ज्वालामुखी आते हैं। इससे जो मैग्मा होता है वो इधर इधर से निकलकर ऊपर आता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ज्वालामुखी निकलते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो प्रमुख इसमें जो क्षेत्र शामिल होते हैं, कंट्रीज कौन कौन से रीजन इसमें शामिल है, वो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली, यूएसए का जो वेस्ट कोस्ट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल होता है। सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वहां पे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हुआ है वो इसी रीजन के अंदर है। बार बार भूकंप और सुनामी का खतरा बना रहता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। तो भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन प्रभाव जैसे सुनामी वगैरह आते हैं तो इसका इफेक्ट भारत पर भी पड़ता है। इसका जो महत्व है वो प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना है। इस टॉपिक का हमारे लिए क्या महत्व है, तो प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना, भूवैज्ञानिक रिसर्च करना। इसके अलावा खनिज संसाधनों की उपलब्धता, यहाँ पे खनिज संसाधन सबसे अधिक है तो इनके भी हमें उपलब्धता के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप इसे इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। अब पढ़ेंगे हम, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल में रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी यूपी के अंदर जो लखनऊ है वहां पे भारत ने रिकॉर्ड स्तर के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। ये एक दिन में नहीं, एक साल के अंदर बनाई है। तो एक साल का पूरा रिकॉर्ड है। तो 100 ब्रह्मोस मिसाइल इन्होंने तैयार की है। ये है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं किस टाइप की होती है, इसका डिजाइन वगैरह कैसा होता है। पहला चरण इसे लखनऊ में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इसके अंदर यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये हिस्सा है। यूपीएससी के लिए जो मेन पॉइंट है वो इस प्रकार है। आत्मनिर्भर भारत का यह बड़ा कदम है। इसमें ये क्या किया गया है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और आयात कम होगा। हम विदेशों से हथियार खरीदते हैं उसमें कमी आएगी, और हम जो सेना के हथियार हैं या फिर जो रक्षा सामग्री है वो हम विदेशों में ट्रांसफर कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, जिससे हमारे राजस्व में वृद्धि होगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे और सुरक्षित भी होंगे और आयात में कमी होगी। रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है हमारा। जो
100 ब्रह्मोस मिसाइल का हमने तैयार की है हमें, जो सच में एक रिकॉर्ड है। मीडिया में जो 100 ब्रह्मोस की बात है वह एक साल की उत्पादन क्षमता है, यानी 80 से 100 मिसाइल एक वर्ष में तैयार की जाती हैं इसके लिए। यह रिकॉर्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाता है, न कि एक साथ 100 मिसाइल को, यानी एक साल में लगभग 80 या 100 मिसाइल हमने तैयार की है। तो इसको याद रखने का जो आसान सा जो ट्रिक है वो कैपेसिटी वेस एक्चुअल प्रोडक्शन को अलग से समझे। ब्रह्मोस की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इस प्रकार है कि यह सुपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, हवा, समुद्र तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। ये थल सेना, नेवी, वायुसेना तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उच्च टिकता है इसकी, यानी लक्ष्य हमने जो साधा है वहाँ पे सही टारगेट को ऊपर ये अपना लक्ष्य भेज देंगे। कहीं भी बैठ के अगर इसको ये अपने लक्ष्य से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती है। इसकी टिकता एक, इसके अलावा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी मिलेगी, निर्यात में हमें बढ़ोतरी मिलेगी। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदने का हमारे देश के साथ समझौता किया है। इसके अलावा इससे पहले फिलीपींस को भी निर्यात की गई थी। ये उससे पहले किसको निर्यात की गई थी? फिलीपींस को। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट रिसर्च बन रहा है। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस नई वर्जन की रेंज है ये, इसमें 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। स्ट्राइक कैपेसिटी और बढ़ेगी। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस, फ्यूचर की जो जनरेशन वो है ब्रह्मोस सेकंड, जो हाइपरसोनिक पर काम करती है। ये मास 8 तक की गति संभव है इसमें। यूपीएससी के जो मेन पॉइंट है वो इस प्रकार है। सैन्य महत्व, तीनों सेनाओं, नेवी, एयरफोर्स के लिए उपयोगी है। भारत की डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत, और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन बैठे हैं हमारे, उनके लिए भी स्ट्रेटेजिक बढ़त हमें दिलाएगी। तो आप इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आती है 10 वोकाबुलरी। अगर आप यूपीएससी वास्तव में क्लियर करना चाहते हैं तो आप हर रोज 10 वोकाबुलरी हिंदी, इंग्लिश और उसके सिनोनिम्स जरूर याद करें। इससे आपको एक ऐसी राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, और हर रोज जो एडिटोरियल पेज आते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इनको याद कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको वहाँ पे हर वीडियो की पीपीटी या फिर पीडीएफ मिलेगी, और आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे डाउनलोड करके डेली रिवाइज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ निकलवा कर भी आप अपने इसको अपने पास से रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।